जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग आरंभिक नगर ये हमारे क्लास 6 हिस्ट्री की तीसरी चैप्टर है। तो अगर आपने पहली और दूसरी चैप्टर नहीं देखी है तो उसको भी देख ले। और ये तीसरी चैप्टर है और आपको पता है कि आजकल एनसीईआरटी आपके एग्ज़ाम के लिए कितना इम्पोर्टेंट है, तो उसी को मद्देनज़र रखते हुए हम लोग ने एनसीईआरटी बैच शुरू किया है, वो भी बिल्कुल फ्री। और हम लोग ने केवल थ्योरी नहीं दे रहे हैं बल्कि थ्योरी के साथ साथ हम लोग उसकी कंप्लीट एमसीक्यू और उसका डिटेल एक्सप्लेनेशन भी बता रहे हैं। तो इसको आप लोग ज़रूर देखिएगा क्योंकि ये आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो इसको स्किप मत कीजिएगा क्योंकि अगर आप कोई भी एग्ज़ाम क्रैक करना चाहते हैं तो आपको एनसीईआरटी पढ़ना होगा अभी इस टाइम पे। चाहे आप अगर टीचिंग का भी तैयारी कर रहे हैं ना, टीचिंग का कोई एग्ज़ाम जैसे डीएलएड हो गया, सीटेट हो गया, बीएड हो गया, तो टीचिंग में भी आपके एनसीईआरटी से क्वेश्चन भर भर के पूछे जाते हैं। तो इसी को चलिए हम लोग शुरू करते हैं। देखिए पहले की बात करते हैं हड़प्पा की कहानी। ठीक है, तो लगभग 150 साल पहले जब पंजाब में पहली बार रेलवे लाइनें बिछाई जा रही थी तो इस काम में जुटे इंजीनियरों को अचानक हड़प्पा पूरा स्थल मिला जो आधुनिक पाकिस्तान में है। हड़प्पा कहाँ है? तो आधुनिक पाकिस्तान में। उन्होंने सोचा कि यह एक ऐसा खंडहर है जहाँ से अच्छे ईंटें मिलेंगे। यह सोचकर वे हड़प्पा के खंडहर से हजारों ईंटें उखाड़ ले गए जिससे उन्होंने रेलवे लाइनें बिछाई। इससे कई इमारतें पूरी तरह नष्ट हो गई। मतलब जब इंजीनियरों को देखे ईंटा तो उनको नहीं पता था कि ये कोई स्थल है, हड़प्पा स्थल है या मतलब कोई यहाँ पे नगर थी। ठीक है, उनको बस लगा कि ये कहीं ईंटें होंगी, ऐसे खंडहर होंगे, तो वहाँ से वो ईंटें निकालने लगे। ठीक है, ईंटें निकालते निकालते क्या हुआ कि जो बहुत सारी इमारतें हैं वो नष्ट हो गई। ठीक है, लेकिन बाद में जाके किसी पुरातत्व को नज़र गया तब जाके उनको पता चला कि हाँ ये तो हड़प्पा स्थल है, ये तो एक नगर है। ठीक है, बात करते हैं अब पुरातत्वविदों की खोज की। उसके बाद किसके बाद? जब ये रेलवे लाइनें बिछाई जा रही थी, इसमें कई इमारतें नष्ट हो गई, इसके बाद किसी की नज़र गई ना, तो उसके बाद लगभग 80 साल पहले पुरातत्वविदों ने हड़प्पा स्थल को ढूंढा और तब पता चला कि यह खंडहर उपमहाद्वीप के सबसे पुराने शहरों में से एक है। चूँकि इस नगर की खोज सबसे पहले हुई थी, इसलिए बाद में मिलने वाले इस तरह के सभी पुरास्थलों में से जो इमारतें और चीज़ें मिली उन्हें हड़प्पा सभ्यता की इमारतों कहा गया। इन शहरों का निर्माण लगभग 4700 साल पहले हुआ था। ठीक है, देखिए वो हुआ था 2700। ठीक है, 2700 साल 2000 ये माना जाता है अपना। ठीक है, तो ये 2700 साल, ये जब पहला चैप्टर में मैंने बता रखा है। और ये उपमहाद्वीप किसको बोला गया ये भी मैंने पहले बता रखा है, इसलिए आपको पहला और दूसरा चैप्टर पढ़ना जरूरी है। ठीक है, बात करते हैं हड़प्पा स्थल के विस्तार के क्षेत्र एवं अनोखी वस्तुओं की। तो हड़प्पा सभ्यता के ये नगर आधुनिक पाकिस्तान के पंजाब और सिंध प्रांतों, भारत के गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब प्रांतों में मिले हैं। इसलिए तो बोला जाता है ना, पाकिस्तान के पंजाब और सिंध प्रांतों, भारत के गुजरात में लोथल, राजस्थान में कालीबंगा, ये सब हरियाणा में ये सब आपके मिले हैं, राखीगढ़ी, और पंजाब प्रांतों में मिले हैं। इन सभी स्थलों में पुरातत्वविदों को अनोखी वस्तुएं मिली है, जैसे मिट्टी के लाल बर्तन जिन पर काले रंग के चित्र बने थे। ठीक है, मिट्टी के लाल बर्तन जिन पर काले रंग के चित्र बने थे वस्तु मिली है। पत्थर के बाट मतलब जो आप बटखारा होता है ना, मुहरे, बटखारा बोलते हैं जो तौलने वाले होते हैं, मुहरे, मन के, तांबे के उपकरण और पत्थर के लंबे ब्लेड आदि। ठीक है, इन नगरों की विशेषता क्या थी? तो विशेषता बात करते हैं। 2 या अधिक भागों में विभाजन। तो हड़प्पा के नगरों में से कई को 2 या उससे ज़्यादा हिस्सों में विभाजित किया गया था। प्राय पश्चिम भाग छोटा था लेकिन ऊंचाई पर बना था। ठीक है, पश्चिम भाग छोटा था लेकिन ऊंचाई पर बना था और पूर्वी हिस्सा बड़ा था लेकिन यह निचले इलाकों में था। आपको पता है कि जो धनी लोग होते हैं उनकी जनसंख्या कम होती है और जो गरीब लोग होते हैं उनकी जनसंख्या ज़्यादा होती है, इसलिए
जो कम होंगे तो उनका भाग तो छोटा ही होगा, लेकिन ऊंची इमारत होगा, उनकी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें होंगी। और जो गरीब होंगे तो उनका ज़्यादा होगा, लेकिन छोटी छोटी इमारतें होंगी, वही बात कर रहे हैं। ठीक है। नगर दुर्ग और निचला नगर। ऊंचाई वाले भाग को पुरातत्वविदों ने नगर दुर्ग कहा और निचले हिस्से को निचला नगर यानी लोअर टाउन कहा था। ठीक है। देखिए, नगर दुर्ग कभी कभी इसको सिटाडेल बोला जाता है। ठीक है, इसी को हिंदी में लिख देगा सिटाडेल। और सिटाडेल आपको पता है, मूवी भी है प्रियंका चोपड़ा की। ठीक है, तो सिटाडेल, नगर दुर्ग को सिटाडेल कहा जाएगा और निचले नगर को लोअर टाउन कहा जाएगा। मजबूत चार दीवारियाँ, दोनों हिस्सों की चार दीवारियाँ पक्की ईंटों की बनाई जाती थी। इसकी ईंटें इतनी अच्छी पकी थी कि हजारों साल बाद आज तक इनकी दीवारें खड़ी रहें। दीवार बनाने के लिए ईंटों की चिनाई इस तरह करते थे जिससे कि दीवारें खूब मजबूत रहें। जैसे कि अभी कौन सा दीवार है, पिरामिड जो है ना, पिरामिड देख रहे हैं, अभी तक खड़ा है, जबकि कितने कई हजार साल पहले बना हुआ था। महान स्नानघर। ठीक है, महान स्नानघर जो यहाँ से आपको अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, पता ही है। हड़प्पा के कुछ नगरों के नगर दुर्ग में कुछ खास इमारतें बनाई गई थी। उदाहरण के तौर पर मोहनजोदारो में खास तालाब बनाया गया था जिससे पुरातत्वविदों ने महान स्नानागार कहा। इस तालाब को बनाने में ईंट और प्लास्टर का इस्तेमाल किया गया था। इसमें पानी का रिसाव रोकने के लिए प्लास्टर के ऊपर चारकोल की परत चढ़ाई गई थी। इस सरोवर में दो तरफ से उतरने के लिए सीढ़ियाँ बनाई गई थी और चारों ओर कमरे बनाए गए थे। इसमें भरने के लिए पानी कुएं से निकाला जाता था। उपयोग के बाद इसे खाली कर दिया जाता था। यहाँ विशिष्ट नगर विशेष अवसरों पर स्नान किया करते थे। बात करें अग्निकुंड। अग्निकुंड कहाँ है? तो कालीबंगा और लोथल जैसे अन्य नगरों में अग्निकुंड मिले हैं जहाँ संभवतः यज्ञ किए जाते होंगे। ठीक है। भंडारगृह यानी स्टोर हाउस। हड़प्पा, मोहनजोदारो और लोथल जैसे कुछ नगरों में बड़े बड़े भंडारगृह मिले हुए। ठीक है, जैसे भंडारगृह मतलब अन्नागार। ठीक है, इसकी बात कर रहे हैं। बात करते हैं भवन, नाले, नगरीय जीवन और नए शिल्पों और कच्चे मालों की खोज की। तो भवन, नाले और सड़कें। भवन निर्माण। हड़प्पा के नगरों के घर आमतौर 1 या 2 मंजिल होते थे। घर के आंगन के चारों ओर कमरे बनाए जाते थे। घर के आंगन के चारों ओर कमरे बनाए जाते थे, मतलब मान लीजिए ये घर बन गया तो बीच में आंगन था और सभी वो कमरे थे। ठीक है। अब देखिए, अधिकांश घरों में एक अलग स्नान घर होता था और कुछ घरों में कुएं भी होते थे। मतलब हर एक घर में बाथरूम जरूर था। ठीक है, और कुछ घरों में कुएं भी होते थे। इसलिए तो पहले जब पुराने देखते होंगे कि कुएं ही ज़्यादा थे। उत्कृष्ट जल निकास प्रणाली। ठीक है, हड़प्पा के कई नगरों में ढके हुए नाले थे। ठीक, इन्हें सावधानी से सीधी लाइनों में बनाया जाता था और हर नाली में हल्की ढलान होती थी ताकि पानी आसानी से बह सके। अक्सर घरों की नालियों को सड़कों की नालियों से जोड़ दिया जाता था और जो बाद में बड़े नालियों में मिल जाती थी। ठीक है, लेकिन आजकल देखते हैं ना, नाले जहाँ बन गए वहाँ कचरा ही होता है। मेन होल, सफाई व्यवस्था। नालों के ढके होने के कारण इनमें जगह जगह पर मेन होल बनाए गए थे जिनके जरिए उनकी देखभाल और सफाई की जा सके। घर, नाले और सड़कों का निर्माण योजनाबद्ध तरीके से एक साथ ही किया जाता था। देख रहे हैं, मतलब ये पुराने ज़माने में इतना योजनाबद्ध तरीका था। इसलिए तो पहले की जो नगर थी ना, बोला जाता है ना कि हड़प्पा के जो नगर थी ना, अभी उस तरह का जो सिस्टम है, अभी के जो लोग ना, अभी इतना कुछ डिजिटल हो गया, इतना कुछ डेवलप हो गया, फिर भी उस तरह की नालियाँ या उस तरह की विकसित ढांचे बना नहीं पा रहे हैं इंजीनियर। मतलब पहले के लोग बहुत ही टैलेंटेड होते थे। नगरीय जीवन, शासक वर्ग। हड़प्पा के नगरों में बड़े हलचल रहा करती होगी। ठीक है, शासक वर्ग की बात करें तो हड़प्पा के नगरों में बड़ी हलचल रहा करती होगी। यहाँ पर ऐसे लोग रहते होंगे जो नगर की खास इमारतें बनाने की योजना में जुटे रहते थे। ये संभवतः यहाँ के शासक थे। यह भी संभव है कि ये शासक लोगों को भेजकर दूर दूर से धातु, बहुमूल्य
पत्थर और अन्य उपयोगी चीज़ें मंगवाते थे। शायद शासक लोग खूबसूरत मनकों तथा सोने चांदी से बने अवसरों जैसी कीमती चीज़ों को अपने पास रखते होंगे। ठीक है, बात करते हैं लिपिक, जिसको इंग्लिश में स्क्राइब्स बोलते हैं। ठीक है, इन नगरों में लिपिक भी होते थे जो मुहरों पर तो लिखते ही थे और शायद अन्य चीज़ों पर भी लिखते होंगे जो बच नहीं पाई। ठीक है, बात करते हैं शिल्पकार या सुदूर यात्राएं। हड़प्पा नगरों में शिल्पकार स्त्री पुरुष भी रहते थे जो अपने घरों या किसी उद्योग स्थल पर तरह तरह की चीज़ें बनाते होंगे। लोग लंबी यात्राएं भी करते थे और वहां से उपयोगी वस्तुएं लाते थे और साथ ही वस्तुएं लाते थे और साथ ही लाते थे, मतलब कुछ भी लाते होंगे। सुदूर देशों की किस्से कहानियाँ क्या क्या लाते थे कि वस्तुएं भी लाती हैं, यात्राएं करते थे, वस्तुएं लाते थे और जो उनकी कहानियाँ थी दूर दूर की वो भी लाते थे, जैसे अलिफ लैला हो गया। ठीक है, अलादीन का चिराग, ये सब अपने देश के थोड़े, ये दूर दूर देश की है। ठीक है, मिट्टी से बने कई खिलौने भी मिले हैं जिनसे बच्चे खेलते होंगे। ठीक है, जैसे हम लोग छोटे थे तो आपको पता है कि ये मोबाइल वोबाइल कुछ नहीं था, तो हम लोग मिट्टी से ही बना के खेला करते थे। ठीक है, धातुओं का प्रयोग। पुरातत्वविदों को जो चीज़ें हड़प्पा से मिली है उसमें अधिकतर पत्थर, शंख, तांबे, कांसे, सोने और चांदी जैसी धातुओं से बनाई गई थी। तांबे और कांसे से औजार, हथियार, गहने और बर्तन बनाए जाते थे। सोने और चांदी से गहने और बर्तन बनाए जाते हैं। बात करते हैं आकर्षक वस्तुएं। हड़प्पा से मिली सबसे आकर्षक वस्तुओं में मनके, बाट और फलक है। आकर्षक वस्तुएं, हड़प्पा से मिली सबसे आकर्षक वस्तुओं में मनके, बाट और फलक है। बात करते हैं मनकों का निर्माण। कई मनके कार्नेलियन पत्थरों से बनाए गए थे। पत्थरों को काट और तराशकर मनके बनाए गए थे। इनके बीच छेद किए गए थे ताकि धागा डालकर माला बनाया जाए। ठीक है, पूछ सकता है कि किस पत्थर से, तो ये कार्नियल पत्थरों से। ठीक है, ये आपके स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में आ सकते हैं। पत्थर की मुहरें एवं लाल बर्तन। हड़प्पा सभ्यता के लोग पत्थर की मुहरें बनाते थे। इन आयताकार मुहरों पर सामान्यतः जानवरों के चित्र मिलते हैं। हड़प्पा सभ्यता के लोग काले रंग से डिजाइन किए हुए खूबसूरत लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे। ठीक है, यहाँ से स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आते हैं, इसको अच्छे से देखना। कढ़ाईदार वस्त्र की मूर्ति। तो एक महत्वपूर्ण व्यक्ति की पत्थर से बने मूर्ति को मोहनजोदारो से मिली थी, उसमें कई कढ़ाईदार वस्त्र पहने दिखाए गए हैं। ठीक है, बात करते हैं सूत कताई के साक्ष्य। संभवतः 7000 साल पहले मेहरगढ़ में कपास की खेती होती थी। मोहनजोदारो से कपड़े के टुकड़ों के अवशेष, चांदी के एक फूलदान के ढक्कन तथा कुछ अन्य तांबे की वस्तुओं से चिपके हुए मिले हैं। पक्की मिट्टी तथा फेंस से बने तकलियाँ सूत कताई का संकेत देती हैं। ठीक है, फेंस से बनी तकलियाँ सूत कताई का संकेत देती है। ये सब आप लोग दिमाग में रखिएगा, क्योंकि ये सब ना स्टेटमेंट वाले जो एग्ज़ाम आते हैं, क्वेश्चन आ रहे हैं ना आजकल, आपने देखा ही होगा। जो बिहार दरोगा का इस बार का जो पेपर होगा, अभी मैं भेज देता हूँ ग्रुप में। ठीक है, तो उसमें आपने देखा ही होगा, तो देखोगे कैसे क्वेश्चन आए थे। विशेषज्ञ उससे कहते हैं जो किसी खास चीज़ को बनाने के लिए खास प्रशिक्षण लेता है, जैसे पत्थर तराशना, मनके चमकाना, फिर मुहरों पर पच्चीदार करना आदि। ठीक है, फेंस क्या है? अब फेंस जो हम लोग ने यहाँ पे पढ़ा, देखिए यहाँ पे हम लोग ने फेंस पढ़ा। अब हम बात करते हैं फेंस क्या है। ठीक है, तो पत्थर और शंख प्राकृतिक तौर पर पाए जाते हैं, लेकिन फेंस को कृत्रिम रूप से तैयार किया जाता है। बालू या स्फटिक पत्थरों के चूर्ण को गोंद में मिलाकर उनसे वस्तुएं बनाई जाती थी। उसके बाद उन वस्तुओं पर एक चिकनी परत चढ़ाई जाती थी। इस चिकनी परत के रंग प्रायः नीले या हल्के समुद्री हरे होते थे। फेंस से मनके, चूड़ियाँ, बाले और छोटे बर्तन बनाए जाते थे। ठीक है, मतलब फेंस क्या होता है कि ये प्राकृतिक नहीं बल्कि कृत्रिम रूप से बनाई गई वस्तु है। ठीक है, कच्चे माल की खोज। तो कच्चा माल उन पदार्थों को कहते हैं जो या तो प्राकृतिक रूप से मिलते हैं या फिर किसान या पशुपालक उनका
उत्पादन करते हैं, जैसे लकड़ी या धातुओं के अयस्क। किसानों द्वारा पैदा किए गए कपास को कच्चा माल कहते हैं, जिससे बाद में कताई बुनाई करके कपड़ा तैयार किया जाता है। कच्चे माल का याद, हड़प्पा में लोगों को कई चीज़ें वहीं मिलती थी, लेकिन तांबा, लोहा, सोना, चांदी और बहुमूल्य पत्थरों जैसे पदार्थों को वे दूर दूर से आयात करते हैं। आपको पता है कि हड़प्पा सभ्यता में लोहा नहीं मिला है, ठीक है, हड़प्पा सभ्यता में लोहा नहीं मिला है, तो ये कहाँ क्या करते थे कि ये दूर से वस्तुएं, दूर से लोहा मंगाते होंगे, ठीक है। लेकिन कहीं कहीं पता है कि इनके लोहा को तो इनका ज्ञात ही नहीं था, ठीक है, लोहा का ज्ञात ही नहीं था। तो यही बात कर रहा है कि लोहा तो नहीं है, लेकिन लोहा मंगाते भी होंगे तो दूर से वस्तुएं मंगाते होंगे लोहा का, ठीक है। लेकिन एक याद रखिएगा, हड़प्पा में लोहा नहीं मिला है, ठीक। हड़प्पा में लोहा नहीं मिला, इतना याद रखिएगा। बात करते हैं तांबा की। तो आयातित पदार्थ कौन है तांबा, कहाँ से? तो ये आधुनिक राजस्थान एवं पश्चिम एशियाई देश ओमान से होता था, ठीक है। टीन कांसा बनाने के लिए तांबे के साथ मिश्रित धातु, ठीक है। तांबे के साथ क्या मिलाते हैं? तांबा और टीन से कांसा बनता था। तो ये कहाँ होता है? और हड़प्पा को पता है, ये कांस्य युग बोला जाता है, ठीक है, कांस्य युगीन भी बोला जाता है। तो ये कहाँ से? तो आधुनिक ईरान और अफगानिस्तान से। सोना ये कर्नाटक से। बहुमूल्य पत्थर तो ये गुजरात, ईरान और अफगानिस्तान से मंगाया जाता था, ठीक है। तो इतना चीज़ याद रखिएगा। यहाँ पे स्टेटमेंट वाले मिलान वाले क्वेश्चन आते हैं इससे, ठीक है। सेम इसी से आपका मिलान वाला क्वेश्चन मिलेगा, हूबहू इसी को उठा के दे देगा आपको, और उसमें मिलान करने के लिए बोल देगा तो, और उसमें बोलेगा इसमें कौन सा गलत है, ठीक है। तो याद रखिएगा, तांबा राजस्थान और ओमान से, टीन ईरान और अफगानिस्तान से, सोना कर्नाटक से, बहुमूल्य पत्थर गुजरात, ईरान और अफगानिस्तान से, ठीक है। बहुमूल्य पत्थर मतलब कौन सा हो गया, जो नहीं बोलते हैं क्या बोलते हैं यार, उसको क्या रत्न बोलते हैं, जो रत्न, ठीक है, जो लाल हरा जो पत्थर होते हैं उन्हीं को। अब बात करते हैं कुछ नगरों की जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिए, नगरों में रहने वाले लोग के लिए भोजन। तो ग्रामीण शहर अंतर संबंध। हड़प्पा के लोग नगरों के अलावा गांव में भी रहते थे। वे अनाज उगाते थे, जानवर पालते थे। किसान और चरवाहे की ही शहरों में रहने वाले शासकों, लेखकों और दस्तकारों को खाने के सामान देते थे, ठीक है। बात करते हैं प्रमुख फसलें। तो पौधों के अवशेष से पता चलता है कि हड़प्पा के लोग गेहूँ, जौ, दालें, मटर, धान, तिल और सरसों उगाते थे। कृषि तकनीक, हल का उपयोग करते थे, ठीक है। हड़प्पा काल के हल के आकार के खिलौने मिले हैं, जिससे वास्तविक हल के प्रयोग का संकेत मिलता है। इस क्षेत्र में बारिश कम होती है, इसलिए सिंचाई के लिए लोग ने कई तरीके अपनाए होंगे। संभवतः पानी की संचय किया जाता होगा और ज़रूरत पड़ने पर उससे फसल की सिंचाई की जाती होगी, ठीक है। बात करते हैं पशुपालन एवं बेर संग्रह। तो हड़प्पा के लोग गाय, भैंस, भेड़ और बकरियां पालते थे। बस्ती के आसपास तालाब और चारागाह होते थे, लेकिन सूखे महीनों में मवेशियों के झुंडों को चार पानी की तलाश में दूर दूर तक ले जाया जाता था। वे बेर जैसे फलों को इकट्ठा करते थे, मछलियाँ पकड़ते थे और हिरण जैसे जानवरों का शिकार भी करते थे, ठीक है। ये सब याद रखिएगा। हम लोग गुजरात में हड़प्पाकालीन नगर का सूक्ष्म निरीक्षण करते हैं। जैसे धौलावीरा कहाँ पाया गया है? गुजरात में धौलावीरा और लोथल, ठीक। तो भौगोलिक स्थिति में विभाजन की बात करते हैं धौलावीरा के। तो कच्छ के इलाकों में खदीर बेत के किनारे धौलावीरा नगर बसा था। वहाँ साफ पानी मिलता था और ज़मीन उपजाऊ थी। जहाँ हड़प्पा सभ्यता के कई नगर दो भागों में विभक्त थे, वहीं धौलावीरा नगर को 3 भागों में विभाजित किया गया था। याद रखिएगा, सभी 2 भागों में है, लेकिन धौलावीरा अपवाद में है कि यह कितने भागों में है? 3 भागों में विभाजित है, ठीक है। इसके हर हिस्से के 4 और पत्थर की ऊंची दीवार बनाई गई थी। इसके अंदर जाने के लिए बड़े बड़े प्रवेश द्वार थे, ठीक है। बात करते हैं खुला मैदान है और निठे शिला। तो धौलावीरा नगर में एक खुला मैदान भी था, जहां सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते थे। यहाँ मिले कुछ अवशेषों में हड़प्पा लिपि के बड़े बड़े अक्षरों को पत्थरों में खुदा पाया गया है। इन अभिलेखों को संभवतः लकड़ी में जड़ा गया था। यह एक अनोखा अवशेष है
क्योंकि आमतौर पर हड़प्पा के लेख मुहर जैसी छोटी वस्तुओं पर ही पाए जाते हैं। तो यहाँ पे क्या है, एक अनोखा है, तो ये पूछ सकता है, ठीक है, यहाँ से और यहाँ से, ये दोनों चीज़ आप याद रखिएगा, ठीक है। बात करते हैं लोथल की। तो कच्चे माल का केंद्र, गुजरात की खंभात की खाड़ी में मिलने वाली साबरमती की एक उपनदी के किनारे बसा लोथल नगर। लोथल किसका नदी पर? साबरमती की उपनदी। उपनदी का नाम क्या है? तो भोगवा, याद रखिएगा, भोगवा, ठीक। लोथल नदी नगर ऐसे स्थान पर बसा था जहां कीमती पत्थर जैसे कच्चा माल आसानी से मिल जाता था। यह पत्थरों, शंखों और धातु से बनाई गई थी चीज़ों का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। भंडारगृह एवं मोहरबंदी, तो लोथल नगर में पूछता है भंडारगृह एवं मोहरबंदी कहाँ मिला है? तो लोथल नगर में एक भंडारगृह भी थी। इस भंडारगृह से कई मोहरे और मुद्रांकन और मोहरबंदी मिले हैं, ठीक है। बात करते हैं मन के बनाने का कारखाना। तो लोथल में ये पूछता है, ये भी पूछता है, ये दोनों चीज़ याद रखिएगा, भंडारगृह और मोहरबंदी और मन के बनाने का कारखाना। लोथल में एक इमारत मिली है जहाँ संभवतः मन के बनाने का काम होता था। पत्थर के टुकड़े अधबने मन के बनाने वाले उपकरण तैयार मन के भी यहाँ मिले हैं, ठीक है। बात करते हैं मुद्रा, मुहर और मुद्रांकन या मुहरबंदी की। तो मुहरों का प्रयोग सामान से भरे उन डिब्बों या थैलों को चिन्हित करने के लिए किया जाता होगा जिन्हें एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता था। थैलों को बंद करने के बाद उनके मुहानों पर गीली मिट्टी पोत कर उन पर मुहरें लगाई जाती थी। मुहर की छाप को मुहरबंदी या मुद्रांकन कहते हैं, ठीक है। सुरक्षा का साक्ष्य, अगर यह छाप टूटी हुई नहीं होती थी तो यह साबित हो जाता था कि सामान के साथ छेड़छाड़ नहीं हुई है। आज भी मुहर का प्रयोग सुरक्षात्मक और प्रमाणिक उद्देश्यों के लिए किया जाता है। आप देखे होंगे, आप कोई भी एग्ज़ाम देने जाते होंगे तो वहाँ पे आता है, जब आप कोई ऑफलाइन एग्ज़ाम देने जाते हैं तो देखे होंगे उसमें मुहर लगा के आता है, और जो टीचर जो वहाँ पे होते हैं वो लोग दिखाते हैं कि आप देख लीजिए कि कहीं मुहर नहीं टूटा है। तो ऐसे सब लोग साक्ष्य के रूप में, सुरक्षा और साक्ष्य के रूप में ही करते हैं मुहर का यूज, ठीक है। बात करते हैं सभ्यता के अंत का रहस्य। तो बड़ा ऐतिहासिक बदलाव है। तो लगभग 3900 साल पहले एक बड़ा बदलाव देखने को मिला। अचानक लोगों ने इन नगरों को छोड़ दिया। मोहनजोदारो में सड़कों पर कचरे के ढेर बनने लगे, जल निकास प्रणाली नष्ट हो गई। और आपको पता होना चाहिए कि हड़प्पा सभ्यता की सबसे अच्छी प्रणाली कौन थी? तो जल निकास प्रणाली, ठीक है, जो कि धौलावीरा से प्राप्त हुआ था, ठीक है। तो मोहनजोदारो में सड़कें पर कचरे के ढेर बनने लगे, जल निकास प्रणाली नष्ट हो गई और सड़कों पर झुग्गीनुमा घर बनाए जाने लगे। बस्तियों का उजड़ना, आधुनिक पाकिस्तान के सिंध और पंजाब की बस्तियां उजड़ गई। कई लोग पूर्व और दक्षिण के इलाकों में नई और छोटी बस्तियों में जाकर बस गए, ठीक है। बात करते हैं अन्यत्र मिस्र के पिरामिड, ठीक है। नील नदी के आसपास वाले इलाकों को छोड़कर मिस्र का अधिकांश भाग रेगिस्तान है। लगभग 5000 साल पहले मिस्र में शासन करने वाले राजाओं ने सोना, चांदी, हाथी दांत, लकड़ी और हीरे जवाहरात लाने के लिए अपनी सेनाएं दूर दूर तक भेजी। उन्होंने बड़े बड़े मकबरे बनवाए जिन्हें क्या कहते हैं? पिरामिड के नाम से जाना जाता है। बात करते हैं मम्मी। जो आप लोग मम्मी करते हैं ना, तो आप देखेंगे मम्मी किसको कहते हैं। राजाओं के मरने पर उनके शवों को इन्हीं पिरामिडों पर दफनाकर सुरक्षित रखा जाता था। इन शवों को मम्मी कहा जाता है, मतलब मरे हुए शवों को मम्मी कहते हैं और आप लोग मम्मी करते हैं। इन शवों के साथ खाद्यान्न, पेय, वस्त्र, गहने, बर्तन, वाद्ययंत्र, हथियार और जानवर तथा कभी कभी उनके सेवक और सेवकाओं को भी दफना दिया जाता था। दुनिया के इतिहास में शवों को दफनाने की परंपरा को देखते हुए मिस्र में सबसे ज़्यादा धन दौलत खर्च किया जाता था, ठीक है। इसलिए तो आज भी लोग मिस्र के जो पिरामिड है खोजते रहते हैं कि किसी का मम्मी को खोजते रहते हैं, क्योंकि मम्मी जो था ना, मम्मी के साथ में बहुत सारे धन, सोना, चांदी रखे जाते थे। इस वजह से आज भी लोग मम्मी खोजते हैं, ठीक है। पुराने ज़माने की मम्मी, नए ज़माने में तो कोई नहीं रखते हैं, क्योंकि अब तो सब कोई पता ही है, सब बेईमान हो गए। तो बात करते हैं क्रोनोलॉजी की। तो मेहरगढ़ में कपास की खेती कब हुई है? तो 7000 साल पहले। नगरों का आरंभ कब हुआ है? तो 4700 साल पहले। हड़प्पा के नगरों के अंत की शुरुआत कब हुई? तो 3900 साल पहले हुआ था। अन्य नगरों का विकास लगभग कब हुआ? तो 2500 साल पहले, ठीक है।
तो ये आप लोग याद रखिएगा, यहाँ से डायरेक्ट मिलान करने को आ जाता है। तो हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। बात करते हैं, निम्नलिखित में से सही कथनों का चयन करें। लगभग 150 साल पहले रेलवे लाइन बिछाने के क्रम में हड़प्पा पुरस्थल की खोज हुई, बिल्कुल सही है। हड़प्पा स्थल पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में स्थित है, बिल्कुल सही है, दोनों सही है, ठीक है। तो और ये आप लोग देख लेंगे, हम लोगों ने अभी थ्योरी देखा तो ये आप लोग देख सकते हैं। बात करते हैं, निम्न में से हड़प्पा सभ्यता का निर्माण कब हुआ था? तो 4700 साल पहले हुआ था, ठीक है। और ये आप लोग देख लेना, अभी आपने तो पढ़ लिया होगा तो आप लोग को देखने की जरूरत नहीं है। निम्नलिखित में से हड़प्पा सभ्यता के नगरों की विशेषता क्या सही नहीं है? तो इस सभ्यता के कई नगर पश्चिम भाग और पूर्वी भागों में बटी हुई थी, बिल्कुल सही है। इस सभ्यता में ऊंचाई वाले भाग को नगर दुर्ग, जिसको सीटाडेल इंग्लिश में बोला जाता था, ठीक। निचले वाले भाग को निचले नगर कहा जाता है, बिल्कुल सही है। इस सभ्यता में इमारतों को बनाने में कच्ची ईंटों का प्रयोग नहीं, पक्की ईंटों का, ठीक है। तो ये गलत है। हड़प्पा एक नगरीय सभ्यता, बिल्कुल सही है। तो ये सी वाला गलत है, ठीक है। और हम लोग को सही नहीं पूछना है, तो सी वाला आंसर हो जाएगा। और बाकी ये आप लोग पढ़ चुके हैं। निम्न में से किस स्थल को एक विशाल स्नानागार साक्ष्य मिला है? तो मोहनजोदारो से, बिल्कुल सही है, आप लोग देखे होंगे। निम्न में से किस स्थल का अग्निकुंड का साक्ष्य मिला है? तो अग्निकुंड आपको पता है कौन सा? लोथल और कालीबंगा से, ठीक है। तो लोथल और कालीबंगा से मिला है। बात करते हैं मिलान करने के लिए, ठीक है। तो हड़प्पा में क्या मिला है? तो आपको पता होनी चाहिए, हड़प्पा में R37 कब्रिस्तान मिला है, मोहनजोदारो से स्नानागार मिला है, लोथल से बंदरगाह है और कालीबंगा से मोहर है, ठीक है। तो ये लेकिन ठीक है मोहर है, तो ये आप लोग का सही हो गया, ठीक है। तो हड़प्पा से R37 कब्रिस्तान बहुत पूछता है, मोहनजोदारो से स्नानागार, कालीबंगा से मोहरे और लोथल से बंदरगाह, ठीक है। और आप लोगों ने ये पढ़ लीजिएगा, अगर ये छूट गया होगा तो ये आप लोग पढ़ सकते हैं, ठीक है। कि हड़प्पा से R37 हड़प्पा सभ्यता पर विशिष्ट पहचान के लिए कब्रों में R37 नंबर का कब्रिस्तान मिला है, जो उन्हें पहचानने में मदद करता है। साथ ही यहाँ से प्रचुर मात्रा में मोहरे और कलाकृतियाँ भी मिली हैं। मोहनजोदारो से मिला महान स्नानागार हड़प्पा सभ्यता के सबसे प्रसिद्ध भव्य संरचना से एक है। इस ईंट और प्लास्टर से बना चारकोल की परत से वाटरप्रूफ किया जाता था, आप लोगों ने पढ़ा होगा। लोथल बंदरगाह की बात करते हैं तो लोथल सिंधु घाटी सभ्यता का एकमात्र ज्ञात प्रमुख बंदरगाह शहर है, जहां समुद्र के रास्ते आने वाले जहाज़ों को रुकने के लिए एक विशाल गोदी भी मिली है, ठीक है। कालीबंगा की बात करें तो मोहर एवं अग्निकुंड अभी जस्ट हमने पढ़ा, तो कालीबंगा और लोथल जैसे नगरों में अग्निकुंड मिले हैं, साथ ही यहाँ विशिष्ट मोहरे व्यापारिक गतिविधियों को दर्शाती है, ठीक है। बात करते हैं 7वां क्वेश्चन। तो सही कथन का चयन करना है। हड़प्पा सभ्यता में गहने और बर्तन अधिकतर पत्थर, शंख, तांबे, कांसे, सोने और चांदी जैसी धातुओं से बने जाते थे, ठीक है। ये बिल्कुल सही है, ठीक। इस सभ्यता के लोग धातु के मोहरे बनाते थे जिस पर पक्षियों का चित्र हुआ करता था। नहीं, ये नहीं है, ठीक है, ये गलत हो गया आपका, केवल एक सही होगा, ठीक। अब आप लोग अब देखिए, बहुत लोग को थोड़ा कन्फ्यूजन होगा कि क्या बनाती है यहाँ पे, तो पक्षियों की बोला है। तो आप देख सकते हैं कि हड़प्पा के नगरों में बड़े हलचल रहा करते थे। हड़प्पा सभ्यता के लोग पत्थर के मोहरे बनाते थे, धातु के नहीं, ठीक है। यहाँ पे जबकि बोला है धातु के मोहरे, जबकि क्या बनाते थे? पत्थर के मोहरे बनाते थे, ठीक है। और इन आयताकार पत्थरों पर सामान्यतः जानवरों के चित्र मिले, पक्षियों के नहीं। मतलब ये धातु के नहीं, बल्कि धातु की जगह में पत्थर होगा और यहाँ पक्षियों की जगह में जानवर होगा, ठीक। तो ये आपका गलत था। हड़प्पा सभ्यता के लोग लाल मिट्टी के बर्तन बनाने के में किस रंग का प्रयोग करते थे? तो लाल। तो नहीं, वो लाल मिट्टी के बर्तन बनाने में किस रंग का प्रयोग? तो लाल मिट्टी के बर्तन में चित्र जो बनाते थे वो काले रंग के बनाते थे, ठीक है। तो याद रखिएगा। तो देखिए काले रंग के डिजाइन किए हुए थे, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता में बहुमूल्य धातु को तौलने के लिए किस पत्थर से बने बाट का उपयोग किया करते थे? तो किस प्रकार से बने? तो ये चर्ट पत्थर से, याद रखिएगा, ये आपके एग्जाम में पूछा जाता है।
किस पत्थर से? तो चार्ट पत्थर से। ठीक है, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। जो किसी खास चीज़ को बनाने के लिए खास प्रशिक्षण लेता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे विशेषज्ञ कहते हैं, स्पेशलिस्ट कहते हैं ना। तो ये आप लोग पढ़ सकते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पत्थर और शंख प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं, लेकिन फेंस को कृत्रिम रूप से तैयार किया जाता है। बिल्कुल सही है। ठीक है, बात करते हैं हड़प्पा सभ्यता में लोग तांबा, लोहा, सोना और चांदी बहुमूल्य पत्थर को दूर दूर तक निर्यात नहीं करते बल्कि आयात करते थे, क्योंकि लोहा तो भाई हड़प्पा में पाया ही नहीं जाएगा। तो मान लीजिए जब हमको घर पे मुझे खुद खाने को ही नहीं है तो फिर मैं दूसरे को दूंगा क्या? तो निर्यात करना मतलब दूसरों को यहाँ भेजना, और आयात करना मतलब दूसरे के यहाँ से अपने यहाँ मंगाना, आयात होता है। ये याद रखिएगा। तो निर्यात नहीं बल्कि यहाँ आयात होता है ना, तो सही हो जाता है। ठीक है, ये आप लोग अगर नहीं पढ़े होंगे तो ये पढ़ लेना। बात करते हैं निम्न में से कपास की खेती का साक्ष्य कहाँ मिला है? तो कपास की खेती का साक्ष्य कहाँ मिला है? आपको पता है मेहरगढ़ में मिला है। ठीक है, और ये आप लोग पढ़ लिए होंगे तो पता ही है, लेकिन पढ़ लीजिएगा अगर नहीं पढ़े होंगे तो। हड़प्पा के लोग तांबे का आयात करते थे, कहाँ से करते थे? अभी जस्ट मैंने लास्ट में बताया, तो राजस्थान से करते थे। ठीक है, निम्न में से असत्य कथन का चयन करें। तो हड़प्पाई लोग पश्चिम एशियाई देश में ओमान से भी तांबे का निर्यात करते थे। नहीं, तांबा आपको पता है राजस्थान से करते थे ना। हड़प्पाई लोग पश्चिम एशियाई देश से ओमान से भी तांबे का निर्यात करते थे। नहीं, वो कहाँ से करते थे? तो वो करते थे कहाँ से? वो करते थे राजस्थान से। बात करते हैं कांसा बनाने के लिए तांबे के साथ जस्ता को मिलाया जाता था। नहीं, तांबे के साथ कौन? जस्ता नहीं बल्कि टीन मिलाया जाता है। तो ये गलत हो गया, ये गलत हो गया। ठीक, टीन का आयात आधुनिक ईरान और अफगानिस्तान से किया जाता है। बिल्कुल सही है। ठीक, अभी जस्ट मैंने लास्ट में देखा, और मिलान के लिए मैंने बताया था कि यहाँ से डायरेक्ट मिलान के लिए इस तरह क्वेश्चन आ जाते हैं जो कि आपको गलत छाटना है। मैंने बोला ना स्टेटमेंट वाले या सुमेलित करने वाले क्वेश्चन आ जाएंगे। ठीक है, तो अब देखिए ये गलत कैसे है, तो अब हम लोग पूरा देखते हैं। तो कथन एक की बात करते हैं। तो हड़प्पाई लोग ओमान से तांबे का आयात करते थे, न कि निर्यात करते थे। ठीक है, और यहाँ पे क्या बोला है? निर्यात करते थे। ठीक है, बात करते हैं। लेकिन हाँ देखिए, ओमान से प्लस में ओमान प्लस राजस्थान दोनों से होता था। ठीक है, बात करते हैं कथन 2 की। कांसा बनाने के लिए तांबे के साथ टीन को मिलाया जाता है, न कि जस्ता का। तांबे के साथ जस्ता मिलाने पर कौन क्या बनता है? पीतल बनता है। बगल में ट्रेन है और बगल में बस जाते, इतना हल्ला होता है भाई, मूड खराब हो जाता है। कथन 3 की बात करते हैं कि टीन का आयात आधुनिक ईरान और अफगानिस्तान से किया जाता है। यह वाक्य पाठ्यक्रम के अनुसार सत्य है। ठीक है, तो आपका ये दोनों गलत हो गया, और गलत क्यों हुआ मैंने बता दिया है। बात करते हैं अगला क्वेश्चन कि निम्न में से हड़प्पा स्थल धौलावीरा बसा हुआ है। तो धौलावीरा कहाँ बसा है? तो गुजरात में। अभी जस्ट हम लोग ने देखा, ये आप लोग देख सकते हैं। और धौलावीरा में कितने नगर बसे हैं? तो 3 नगर बसे हैं। ठीक है, मतलब सामान्यतः सभी नगर 2 भागों में विभाजित है, तो लेकिन धौलावीरा 3 नगरों में विभाजित है, याद रखिएगा। निम्नलिखित सही कथनों का चयन करें। हड़प्पा स्थल धौलावीरा गुजरात के कच्छ में बसा हुआ नगर था। ठीक है, हड़प्पा स्थल धौलावीरा गुजरात के कच्छ में बसा हुआ नगर था। बिल्कुल सही है। ठीक, धौलावीरा नगर 3 भागों में, बिल्कुल सही है। धौलावीरा नगर साबरमती नदी के किनारे पर, साबरमती नदी के किनारे नहीं बल्कि साबरमती नदी के जो भोगवा नदी है उसकी सहायक नदी है, तो भोगवा नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक है, याद रखिए, तो ये गलत है। तो ये आप लोग पढ़े होंगे या पढ़ सकते हैं। ठीक है, बात करते हैं हड़प्पा सभ्यता धौलावीरा की। ठीक है, धौलावीरा नदी में से किस नदी के तट पर बसा हुआ है? ठीक है, तो भोगवा नदी। ठीक है, नहीं, धौलावीरा निम्न में से किस नदी के तट पर? तो ये लूनी नदी। भोगवा नदी के पास तो लोथल है ना। ये किसकी बात किया भाई?
धौलावीरा नगर साबरमती नदी किनारे बसा हुआ है। नहीं साबरमती नहीं बल्कि लूनी नदी के किनारे बसा है, ठीक है, याद रखिएगा। मैंने मुझे लगा ये लोथल की बात कर रहे हैं, तो ये आप लोग गलत हो गया वैसे भी, लेकिन आप लोग याद रखिएगा। लेकिन जो आपकी किताब में है ना, वहाँ पे कोई नदी का नाम नहीं दिया, बल्कि उसमें सीधे क्या क्या किया था, उपनदी दिया था, ठीक है। अभी यहाँ पे देख सकते हैं कि गुजरात में हड़प्पा कालीन नगर ये है, तो ठीक है। साबरमती नदी किनारे बल्कि लूनी नदी के किनारे खादिर बेत है। देखिए लूनी नदी को क्या नाम लिखा है उसने, लूनी नदी का नाम खादिर बेत रखा है, ठीक है। और लोथल नगर गुजरात के खंभात के खाड़ी में मिलने वाली साबरमती के एक उपनदी किनारे में, ठीक है। तो ये लोथल अगर होता ना, यहाँ पे धौलावीरा की जगह में लोथल होता तो ये साबरमती सही हो सकता है, क्योंकि साबरमती की सहायक नदी साबरमती हो जाएगा, ठीक है। मतलब कहीं तक मतलब देखिए वो एग्जामिनर के ऊपर है कि वो गलती काट दे, लेकिन मे भी हो सकता है। लेकिन डायरेक्ट बता दें लोथल, आपके भगवा नदी याद रखिएगा, ठीक, और धौलावीरा लूनी नदी, ठीक है। तो हड़प्पा स्थल में धौलावीरा किसी नदी के, तो लूनी नदी के, जिसको हम लोग क्या उसका नाम क्या था उस टाइम, तो खादिर बेत याद रखिएगा। बात करते हैं निम्नलिखित में से हड़प्पा सभ्यता का अंत कैसे हुआ। तो कैसे हुआ, तो आपको पता होना चाहिए कि जंगलों का विनाश हो गया, बिल्कुल सही है। शासकों का नियंत्रण समाप्त हो गया, बिल्कुल सही है। कुछ इलाकों में बाढ़ आ गई, बिल्कुल सही है। भूतात्विक परिवर्तन हुआ, बिल्कुल सही है। यानी आपका सभी हो जाएगा, ठीक है। लेकिन देखिए क्या बोलते हैं ना कि एक चीज़ हम आपको बता दें, ये वाला थोड़ा अच्छा नहीं है, ठीक है। शासकों का नियंत्रण समाप्त होना इससे मतलब थोड़ा है कि सभ्यता ही खत्म हो जाएगी, तो ये थोड़ा कहीं ना कहीं अलग है, इसको मतलब हटा सकते हैं, लेकिन मे भी हो सकता है। लेकिन तो आप हम लोग 1, 3 और 4 इसको कर सकते हैं, 2 वालों को हटा ही दे तो सही रहेगा, ठीक है। हाँ बाढ़ भी है, लेकिन अब क्या है इसमें बताएं, तो शासकों का नियंत्रण समाप्त होना इसका मतलब थोड़ा है कि हड़प्पा सभ्यता का ही अंत हो जाएगा, तो हम लोग ये सबसे अच्छा मान सकते हैं, और या आप सभी भी मान सकते हैं। तो ये आपके एग्जामिनर के ऊपर है, ठीक है। और यहाँ पे आपको पता है कि ये जो अंत है बहुत विद्वानों का, और बहुत विद्वानों का में बहुत ही क्या होते हैं उनके मतभेद हैं, तो इसमें आप लोग सभी भी कर सकते हैं, वो भी सही है, और इसको हटा सकते हैं तो वो भी सही है, ठीक है। और आप लोग देख लें, इसको पढ़ लें पहले, ठीक है, उसको समझने के लिए इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे है कि यह सब क्यों हुआ कुछ पता नहीं। कुछ विद्वानों का कहना है कि नदियाँ सूख गई, अन्य का कहना है कि जंगलों का विनाश हो गया था, इस कारण यह हो सकता है कि ईंट पकाने के लिए ईंधन की जरूरत पड़ती थी। इसके अलावा मवेशियों के बड़े बड़े झुंड से चरगाह और घास वाले मैदान समाप्त हो गए थे होंगे, ठीक है। कुछ इलाकों में बाढ़ आ गई, लेकिन इन कारणों से यह स्पष्ट नहीं हो पाता है कि सभी नगरों का अंत कैसे हो गया, क्योंकि बाढ़ और नदियों के सूखने का असर कुछ ही इलाकों में हुआ होगा। ऐसा लगता है कि शासकों का नियंत्रण समाप्त हो गया। जो भी हुआ हो, परिवर्तन का असर बिल्कुल साफ दिखाई देता है। आधुनिक पाकिस्तान के सिंध और पाकिस्तान की बस्तियाँ उजड़ गई थी। कई लोग पूर्व और दक्षिण के इलाकों में नई और छोटी बस्तियों में जाकर बस गए थे। विशेष विश्लेषणात्मक नोट पाठ्यक्रम के मूल ग्रंथों में जंगलों का विनाश, शासकों के नियंत्रण की समाप्ति और कुछ क्षेत्रों में बाढ़ आने का स्पष्ट उल्लेख है। इसके अतिरिक्त नदियों के सूखने और भौगोलिक उथल पुथल के व्यापक रूप से भूतात्विक परिवर्तन के अंतर्गत समझा जाता है। अतः तार्किक रूप से ये सभी कारण उत्तरदायी थे, परंतु दिए गए मूल कूट प्रकार का प्रारूप के अनुसार विकल्प सी को चयनित किया गया है। तो देखिए आप सी वाला कर सकते हैं, और लेकिन चारों वाला भी कर सकते हैं, ठीक है। तो आप डी वाला ही मान के चलिए, क्योंकि एग्जाम में जब भी आएगा तो डी वाला ज़्यादा आंसर रहता है, ठीक है। बाकी कुछ इलाकों में बाढ़ आ गए, लेकिन भाई बाढ़ भी तो किसी नगर को उजाड़ सकता है, ठीक है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। और मैं आपसे एक चीज़ बोलना चाहता हूँ कि अगर आपको क्लास अच्छा लग रहा है तो आप इसको लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ठीक है।
और साथ में आपको क्लास कैसा लगा उसमें कमेंट ज़रूर करें। और एक चीज़ और है कि जैसे हड़प्पा सभ्यता हम लोग ने पढ़ा, ठीक है, तो ये छठा क्लास का था, ठीक है। अब ये 6 क्लास का चैप्टर है, ठीक है। और 6 क्लास में आदमी लड़का कितना ही बड़ा होते हैं तो उसको समझ बहुत कम होती है, तो उसके अनुसार ही ये चैप्टर बनाया गया है, तो उसमें उतना डिटेल नहीं है। तो अगर आप चाहते हैं कि हड़प्पा सभ्यता कंप्लीट डिटेल के साथ पढ़ाया जाए, ठीक है, डिटेल के साथ पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ, मतलब कोई भी क्वेश्चन हड़प्पा सभ्यता से कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटे, क्योंकि अभी हड़प्पा सभ्यता से हाई लेवल का क्वेश्चन आ गए तो इससे छूट सकता है, ठीक है, जितना हम लोग पढ़े उससे क्वेश्चन छूट सकता है। तो आप चाहते हैं हड़प्पा सभ्यता से बहुत ही हाई लेवल का क्वेश्चन पढ़ाया जाए, मतलब पूरा डिटेल से, तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। मैंने वो इसका जो है पूरा हड़प्पा सभ्यता का तैयार कर रखा है मटेरियल, उसको मैं पढ़ा दूंगा अगर आप बोलेंगे तो, क्योंकि वो बहुत बड़ा चैप्टर है और उसको बोलेगा तो पूरे डिटेल से मैं पढ़ाऊँगा, जिसमें हम लोग को 1 घंटा से ज़रूर लग जाएगा, केवल थ्योरी में 1 घंटा लग जाएगा, ठीक है। और हम लोगों ने तो अभी 40 मिनट में ही थ्योरी और MCQ देख ली, तो मैं अगर पढ़ाऊँगा तो 1 घंटा आपको थ्योरी में ही लग जाएगा, थ्योरी में 1 घंटा से ज़्यादा लग सकता है। तो आप कमेंट कीजिएगा, अगर आपको चाहिए तो बोलिएगा, मैं उसको करा दूँगा। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद, ठीक है।